पिछले क्लास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा की थी और उसी दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुसंधान, है ना। और यह भी मैंने बात किया था इति ह प्लस आस से क्या बना इतिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा हुआ था, ऐसा सुनिश्चित था। मतलब स्पष्ट है कि इतिहास अतीत के मानव की गतिविधियों का, उसके अनुभवों का अध्ययन करता है, उसकी व्याख्या करता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अतीत के मानव की गतिविधियों का अध्ययन और उसकी व्याख्या लिखित और अलिखित साक्ष्यों पर आधारित है। जो कुछ भी आप इतिहास में कहते हैं, जिस भी इवेंट की आप चर्चा करते हैं, ये कोई कहानी या किंवदंती नहीं है। ये स्रोत पे आधारित क्या है, वैज्ञानिक निष्कर्ष है, जिसमें स्रोत की महत्ता क्या होती है, अहम हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जब हम स्रोत की बात करते हैं तो दो प्रकार के स्रोत की चर्चा करते हैं, है ना। एक स्रोत आपका क्या कहलाता है, पुरातात्विक कहलाता है, और दूसरा स्रोत क्या कहलाता है, साहित्यिक कहलाता है ना। तो आज हम लोग इसमें से एक की चर्चा करेंगे, पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे तो वहीं पे हम लोग बात कर देखेंगे कि भाई साहित्यिक स्रोत में किस प्रकार का साहित्य है। तो वहां पे देखेंगे कुछ ऐसे भी लिटरेचर हैं जो धार्मिक साहित्य के रूप में है, धर्म से संबंधित है। कुछ ऐसे भी लिटरेचर हैं जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, नहीं, वो क्या हो जाएगा, गैर धार्मिक साहित्य हो जाएगा। धार्मिक साहित्य का भी आप डिवीजन करके पढ़ेंगे। कुछ ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड लिटरेचर है, कुछ इतर धर्म से रिलेटेड लिटरेचर है। तो जब हम लोग साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे तो वहां पे इसको विभिन्न रूप में डिवाइड करके देखेंगे, है ना। आज मूल रूप से हम लोगों को चर्चा करना है किस पे, पुरातात्विक साक्ष्य पे चर्चा करना है। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, है ना। पुरातत्व ये शब्द किससे बना है, पुरा प्लस तत्व से बना, है ना। पुरातन तत्व, पुरातन एलिमेंट। मानव का जब इस पृथ्वी पे आगमन हुआ तो मानव शुरुआती दौर में क्या करता है, प्रकृति का अन्वेषण करता है, अनुकूलन स्थापित करता है और सरवाइव करने की कोशिश करता है ना। और इसी क्रम में आप जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि शुरुआती दौर में मानव शिकारी और संग्रह करता था, कालक्रम में पशुपालक बना, कालक्रम में उत्पादक बना, ग्राम्य संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट का आगमन हुआ, और पुनः कालक्रम में देखते क्या है, नागरीय संस्कृति का भी डेवलपमेंट हुआ। तो मानव की गतिविधियों की कहानी जो आप पढ़ते हैं उसमें आप सतत परिवर्तन देखते हैं। मानव एक्टिविटी करता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है, और जब एक्टिविटी करता है तो अपने साथ कुछ सामान, कुछ टूल्स, उपकरण, मृदभांड इत्यादि चीजों को छोड़ता भी है। पुरातत्व शास्त्री उसी का अध्ययन करते हैं, यानी मानव की गतिविधियों से रिलेटेड भौतिक अवशेष के अध्ययन के आधार पर क्या करते हैं, काल विशेष की व्याख्या करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विशेष रूप से वह काल जिस काल में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिस काल के लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, उस काल के इतिहास के निर्माण के लिए इतिहासकारों के पास कोई लिटरेरी स्रोत तो है नहीं। तो वैसी स्थिति में इतिहासकार क्या करता है, पुरातात्विक स्रोतों का ही इस्तेमाल करता है, और इसी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव संस्कृति कैसी रही उसकी व्याख्या करता है। इसका मतलब है कि पुरातात्विक स्रोत काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम विभिन्न चीजों को पढ़ते हैं। जैसे कालक्रम में धीरे धीरे लोगों को लिपि की जानकारी हो गई, भाषा का आगमन तो काफी पहले ही हुआ था। आगे क्या हुआ, स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट हो गया। तो पाषाण पर खुदे हुए लेख, कॉपर प्लेट पे खुदे हुए लेख, स्मारकों पे खुदे हुए लेख, ऐसे भी प्रमाण मिलने शुरू हो गए। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, है ना। ये अभिलेख पाषाण के प्लेट पे भी खुदा हुआ हो सकता है,
कॉपर के प्लेट पे भी खुदा हुआ हो सकता है, स्मारक की दीवार पे खुदा हुआ हो सकता है, मूर्तियों पे खुदा हुआ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आप देखते क्या है, सिक्के, है ना। जैसे जैसे मानव की एक्टिविटी प्रारंभ हुई, मानव पशुपालक से उत्पादक बना, कालक्रम में आप देखते क्या है कि कई प्रकार के क्राफ्ट के डेवलपमेंट हुए, देन लेन की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। उसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, क्वाइनेज सिस्टम का आगमन हो गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ऐसे सिक्के भी इतिहास निर्माण में क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखते क्या है, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, यानी मृदभांड और बर्तन जब मानव उत्पादक बना तो भाई अनाज को कैसे संचित किया जाए, सहेज कर रखा जाए, अनाज को कैसे पकाया जाए, ये नई आवश्यकता जब उभरकर सामने आई तो आविष्कार हुआ, बर्तन का निर्माण हुआ। हैंडमेड बर्तन शुरुआती दौर में बने, बाद में आप देखते क्या है, चाक निर्मित बर्तनों के निर्माण होने लगे। तो ये मृदभांड भी इतिहास के निर्माण में क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। इसका भी इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं स्रोत के रूप में, है ना। इसी के अंतर्गत आप मुहरों को भी रखते हैं, टेराकोटा के बने हुए मुहर, अस्टिटाइट के बने हुए मुहर, गोलाकार हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, इस पे स्क्रिप्ट का भी अंकन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन हो सकता है। ये भी मानव गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है ना, तकनीकी ज्ञान के बारे में जानकारी देता है। ठीक इसी प्रकार आप देखते क्या है, मानव और पशु जीवाश्म, आज साइंस काफी तरक्की कर गया, जीवाश्म के भी अध्ययन होने लगे। किस परिस्थिति में मानव रहता था, मानव जिस क्षेत्र में रहता था उस क्षेत्र का वातावरण कैसा रहा होगा, इनका खान पान कैसा रहा होगा, एवरेज एज कैसा रहा होगा, और जहां से जीवाश्म के प्रमाण मिलेंगे, इस्तेमाल में लाए गए अन्य सामग्रियों के भी प्रमाण मिलेंगे। इस आधार पे भी इतिहास का उस दौर की संस्कृति का अध्ययन करता है ना। ठीक इसी प्रकार आप बात कर सकते हैं किसका, उपकरण औजार की बात कर सकते हैं, है ना। उपकरण औजार के आकार प्रकार के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर नहीं, टूल्स निर्माण टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी इस आधार पे मानव की एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती है, उनके भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है। यह भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप बात किसकी कर सकते हैं, कब्रिस्तान की बात कर सकते हैं, है ना। आप बात स्मारकों की कर सकते हैं, नगर और भवन के ध्वंसावशेष की बात कर सकते हैं, नहीं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो आज आप कहते हैं कि ये विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, या एक अर्बनाइज्ड संस्कृति हुआ करती थी, इसके बारे में इतिहासकारों के कहने का आधार क्या है। ठीक है, इनका नगर नियोजन हुआ करता था, प्लान्ड वे में नगर का विन्यास था, यही नगर और भवन के ध्वंसावशेष जिसके आधार पे आप नागरीय संस्कृति, नागरीय जीवन का आकलन करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार आप बात कर सकते हैं किसके, आप मूर्तियों की बात कर सकते हैं, या स्मारकों पे खुदे हुए पेंटिंग्स की बात कर सकते हैं। ये भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, जो इतिहास के निर्माण में क्या है, उपयोगी है ना। तो जब हम पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे तो इन तमाम स्रोतों की अहमियत को, इसकी महत्ता को, इतिहास के निर्माण में इतिहासकार कैसे इसका इस्तेमाल करता है, इसको जानने की आवश्यकता है। तभी आप इतिहास की किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं, ये जानना चाहिए, है ना। अब मुद्दा ये बनता है कि भाई भारत में पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, है ना। जब पुरातात्विक स्रोत इतना अहम है इतिहास के निर्माण के लिए, तो यह भी जानना जरूरी है कि पुरातात्विक अन्वेषण भारत में कब से प्रारंभ हुआ, है ना। तो इसको भी हम लोग जानेंगे क्या, पुरातात्विक अन्वेषण, है ना। पुरातात्विक अन्वेषण आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध,
इसी दो युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रादेशिक शक्ति बन गई थी, है ना। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार करती रही और कालक्रम में देखते क्या है, अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, है ना। इसी डेवलपमेंट के क्रम में आप याद कीजिए 1784 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। याद आ रहा है? इसके फाउंडर हुआ करते थे कौन? विलियम जोन्स, आपने नाम सुना होगा। इस संस्था से जुड़े लोग जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ये सभी ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी थे, है ना। इन्हें क्या कहा गया है? प्राच्यवादी कहा गया है। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, है ना। भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान थे, भारत के लिटरेचर के प्रति रुझान था, ये जानना चाहते थे, अनुसंधान करना चाहते थे। भारतीय पुरातन स्मारकों के प्रति इंटरेस्ट था, ये यहां की पुस्तकों का अनुवाद भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि पुरातन संस्कृति, भारत की पुरातन संस्कृति, पुरातन साहित्य, स्मारक के अध्ययन से, अनुवाद से जुड़ी हुई यह संस्था थी। जेम्स प्रिंसेप इसी संस्था के मेंबर हुआ करते थे, जिन्होंने कालक्रम में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, आपने सुना होगा, है ना। याद कीजिए 1861 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके निदेशक हुआ करते थे कौन? इसके निदेशक हुआ करते थे कनिंघम महोदय, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। कालक्रम में याद कीजिए, आपने सर जॉन मार्शल का भी नाम सुना होगा, जिनके रीजन में हड़प्पा साइट का एक्सकेवेशन होता है, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन होता है। लेकिन उससे पहले ही कनिंघम महोदय के काल में कुछ साइट का एक्सकेवेशन भी हुआ। इन्हीं के काल में कई साइट जो पुरातन साइट थे उसकी जानकारी हासिल की गई। यानी ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, इसने भारत के पुरातन स्थलों की खोज की, भारत के पुरातन स्मारकों की खोज की, है ना। साथ ही साथ इनके काल में एक्सकेवेशन की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। याद कीजिए, सिविल सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम पुरापाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से मिला? भारत का प्रथम पुरापाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां मिला? इसका मतलब है वह पहला साइट जिसका एक्सकेवेशन हुआ और वहां से अगर कोई ऐसा प्रमाण मिला जो 2.5 लाख 3 लाख वर्ष पुराना था, इसका मतलब है कि यही फर्स्ट पुरापाषाणिक कलाकृति का प्रमाण रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, वो साइट है पल्लवरम। ये पल्लवरम तमिलनाडु में है, मद्रास के पास है, और इसका एक्सकेवेशन करवाया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 में। और यहां से एक पुरापाषाणिक क्लीवर का प्रमाण मिला था, नहीं, पाषाण गड़ासा का प्रमाण मिला था। तो ये साक्ष्य ये बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अबाउट 2.5 लाख 3 लाख वर्ष पहले उस क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी रही होगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जस्ट आगे देखते हैं, किंग महोदय जुड़े हुए हैं 1864 में। एक साइट है जिसका नाम है अतिरम पक्कम, है ना। भारत का दूसरा पुरापाषाणिक स्थल जिसका एक्सकेवेशन हुआ, और यहां से 2 छोटे हैंड एक्स की प्राप्ति हुई जो लोअर पैलोलिथिक एज का था, यानी अबाउट 2.5-3 लाख वर्ष पुराना था। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित हुआ तो उसी के साथ क्या हुआ? पुरातात्विक एक्सकेवेशन का कार्य भी क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। समझ सकते हैं? तो यहां पे 1-2 ये क्वेश्चन अभी तक सिविल सर्विसेज में बना है, इसलिए मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब अगर हम बात करेंगे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस रूप में काम कर रहा था
तो मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये दो तरीके का काम कर रहा था। एक एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा था, कहने का मतलब कई ऐसे पुरातन स्मारक थे जिसको चिन्हित करना, नहीं उसका अध्ययन करना, यानी सरफेस के ऊपर जो भी पुरातन सामग्रियां हैं, अवशेष है, स्मारक है, यानी उसे चिन्हित करना, उसका अध्ययन करना। और दूसरा कार्य क्या था, जो क्या कहलाता है, एक्सकेवेशन कहलाता है। एक्सकेवेशन कहने का मतलब क्या हुआ, उत्खनन, है ना। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातन स्मारकों, पुरातन स्थलों को चिन्हित करने का भी कार्य शुरू किया और साथ ही साथ पुरातात्विक उत्खनन का भी कार्य क्या किया, शुरू किया। ठीक है। सामान्य तौर पर जो एक्सकेवेशन हो रहा था, ये एक्सकेवेशन आप देखिएगा दो प्रकार का एक्सकेवेशन होता है, दो तरीके से होता है, दोनों की अपनी उपयोगिता है और दोनों के अपने लिमिटेशन भी है ना। एक क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। यही दो प्रकार एक्सकेवेशन का है। अलग अलग साइट पे आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के एक्सकेवेशन के डिटेल देखने को मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से एक्सकेवेशन चलता रहा और आज भी आप देखते क्या है, कई ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप में साइट है जहां पे एक्सकेवेशन लगातार चल ही रहा है ना। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि ठीक है, उत्खनन के आधार पे पुरातन सामग्रियां, जो भी भौतिक अवशेष है, वो अगर प्राप्त हुए तो फिर पुरातत्व शास्त्री, इतिहासकार उसकी पुरातनता का आकलन कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये इतना पुराना है। ठीक है। सामान्य तौर पे ओवरऑल आपको कोई आर्कियोलॉजी तो पढ़ना नहीं है, आप तो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि भाई पीटी का क्वेश्चन भी बने, मेंस का क्वेश्चन बने, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को फोकस वहां करना है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। जो काफी पॉपुलर है उसे हमें जानना है, जहां से आपका प्रश्न बनता है। तो जब अगर हम बात करते हैं, क्या काल निर्धारण की बात करते हैं, काल निर्धारण की बात करते हैं, कैसे पुरातत्व शास्त्री, इतिहासकार किसी पुरातन स्मारक, किसी पुरातन वस्तु को देखकर उसकी पुरातनता के बारे में बताते हैं और यह बात करते हैं कि यह संस्कृति इतनी पुरानी रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हड़प्पा सभ्यता की बात होती है तो शी फॉर्टिन मेथड कहता है 2300 बीसी से लेकर 1750 वर्ष पूर्व की यह संस्कृति रही है ना। इसका मतलब यह दौर था जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर था, है ना। तो एक सिद्धांत तो सापेक्षवाद का भी सिद्धांत है। कहने का मतलब एक दूसरी संस्कृति को पैरेलल रख के अगर दोनों के बीच अंतः संबंध है, अगर एक का काल निर्धारण हो चुका है तो दूसरे का भी लगभग आप काल निर्धारण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच संबंध था, इसके ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बने हुए हाथी दांत के सामान या फिर मृदभांड या फिर मुहर, ऐसे प्रोडक्ट कहां से मिले, मेसोपोटामिया के नगरों से मिले। कुछ मेसोपोटामिया के भी सामान कहां से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है। या मेसोपोटामियाई लोग जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल करते थे, पढ़ने में सफलता मिल गई। वहां का शासक था शारगोन, उसके लेख को पढ़ा जा सका है जिसमें मेलुहा की चर्चा है, सिंधु की चर्चा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों के बीच संबंध था, दोनों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान की प्रवृत्ति थी। अगर ऐसा था और मेसोपोटामिया का अगर काल निर्धारण हो चुका है, सारगोन शासक के काल का निर्धारण अगर हो चुका है, तो उसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता का भी काल निर्धारण हो सकता है ना। तो एक तो सापेक्षवाद का सिद्धांत है जो इसके आधार पर इतिहासकार काल का निर्धारण करते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में कई ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके आधार पे इतिहासकार क्या करते हैं, स्मारकों की पुरातनता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, फॉसिल्स की पुरातनता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करते हैं क्या, यूरेनियम मेथड की बात करते हैं, है ना। या फिर आप बात करते हैं क्या, पोटेशियम आर्गन मेथड की बात करते हैं, है ना।
या फिर आप बात किसकी करते हैं, C14 मेथड की बात करते हैं, है ना। या आजकल जीवाश्म का अध्ययन होने लगा है, दंत संरचना का अध्ययन होने लगा है, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, डीएनए के आधार पे डीएनए टेस्टिंग भी चलता है, जिसके आधार पे प्राचीनता के बारे में, पुरातनता के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश है। इन सभी में आप देखेंगे C14 मेथड काफी पॉपुलर है। कोई भी जैविक पदार्थ जो अपने जीवन काल में खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, इसका मतलब क्या है, वो कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसमें C14 की मात्रा है। लेकिन जब मृत हो जाता है तो धीरे धीरे C14 का क्या होता है, क्षय होता रहता है, ह्रास होता रहता है, और उसका हाफ टाइम, यानी C14 का जो हाफ टाइम है वो अबाउट 5700 वर्ष है। अगर आधा C14 का क्षय हो गया, इसका मतलब है उसकी पुरातनता कितनी है, 5700 वर्ष है ना। याद कीजिए 1949 में इसका आविष्कार हुआ। आविष्कारक का नाम हुआ करता था WF लिबी, जिसने C14 मेथड दिया। तो ऐसे तमाम वैज्ञानिक प्रविधि हैं जिसके आधार पे वस्तुओं की, जीवाश्मों की पुरातनता के बारे में पुरातत्व शास्त्री, इतिहासकार क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, और इसी आधार पर पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन होता है, और तब आप देखते क्या है, पुरातन संस्कृति की व्याख्या होती है। मतलब ओवरऑल ये साइंटिफिक है, कोई कहानी किंवदंती नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो लॉजिकल है, वो क्या है, साइंटिफिक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, जितना भी हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत की चर्चा की, उसकी महत्ता को भी जानने की जरूरत है, उसके इंपॉर्टेंस को जानने की जरूरत है कि इतिहास के निर्माण में वो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो याद कीजिए, सबसे पहले मैंने जिसकी चर्चा की थी वो था अभिलेख। वो क्या था, अभिलेख था। अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है इतिहास के निर्माण के लिए। ये पाषाण पे भी खुदा हुआ लेख हो सकता है, ये ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पे भी खुदा हुआ लेख हो सकता है, ये स्मारक पे भी खुदा हुआ लेख हो सकता है, ये मूर्तियों पे भी खुदा हुआ लेख हो सकता है ना। ऐसे तमाम लेख के प्रमाण मिले हैं। जैसे आप देखते हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख बड़े पाषाण खंड पे, छोटे पाषाण खंड पे, हम क्या कहते हैं, बड़े पाषाण खंड पर जो लेख मिले उसको हम मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, और जो छोटे पाषाण खंड पर लेख मिला उसको क्या कहते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं, है ना। या आगे आप देखते क्या है कि कॉपर प्लेट पे अभिलेख का प्रमाण मिला, हम क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, है ना। तो ये अभिलेख इतिहास के निर्माण में काफी उपयोगी हो जाता है। लेकिन तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई इस पे तो कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, यानी अभिलेख उस समय का ही होगा जिस काल के लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी होगी, है ना। अब देखा जाए, अगर अभिलेख है इसका मतलब है कि भाषा भी है, इसका मतलब है कि लिपि भी है ना। यानी जिस काल में लिखने के लिए स्क्रिप्ट होगा उसी काल के अभिलेख के प्रमाण मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें कि विश्व की प्राचीनतम लिपियां कौन सी हैं, मान लिया जाए अगर हम बात करें प्राचीनतम लिपि की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, तो कौन सी लिपि है जो विश्व की प्राचीनतम लिपि के दायरे में आती है। अभी अभी मैंने बात किया, मेसोपोटामिया के लोग एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, उसका नाम क्या है, क्यूनिफॉर्म लिपि, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, कीलाक्षर लिपि आप कहते हैं। नहीं, ये मुख्य रूप से कहा, ये लिपि मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलता है, और ये अबाउट 3400 वर्ष पूर्व की लिपि है, और आज इस लिपि को पढ़ने में सफलता मिल चुकी है। इसीलिए मेसोपोटामिया के इतिहास का निर्माण थोड़ा सहज हो गया, है ना। जस्ट इसी प्रकार आप देखेंगे एक और लिपि है जो काफी प्राचीन है, उसे कहते हैं हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स
ये आपने मिस्र की सभ्यता पढ़ी होगी, है ना, अबाउट 3100 वर्ष पूर्व। यानी मिस्र के लोगों की भी अपनी एक लिपि थी जो 31 वर्ष पुरानी है, जो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें, एक लिपि है जिसका नाम है चित्राक्षर लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अबाउट 2600 वर्ष पूर्व का आप इसे हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की नगरों का जब एक्सकेवेशन हुआ, साइट्स का एक्सकेवेशन हुआ, तो मोहरों पे पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन, मृद भांडों पे पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन, कहीं कहीं दीवार पे पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन, है ना। जैसे इतिहास में एक बार ये देखिएगा, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया, सूचना पट्ट अभिलेख का प्रमाण कहां से मिला। सूचना पट्ट अभिलेख का प्रमाण कहां से? धौलावीरा से। यानी दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि में कुछ लिखा हुआ है ना। या आप देखते क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है रहमान की ढेरी। रहमान की ढेरी से सबसे पुराना पिक्टोग्राफिक लिपि का प्रमाण मिला। सबसे पुराना पिक्टोग्राफिक लिपि का प्रमाण कहां से मिला? रहमान की ढेरी से मिला, है ना। यह साइट कहां है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपका पुरातन स्क्रिप्ट है। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरातन स्क्रिप्ट कौन? तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। लेकिन इतिहास के निर्माण में उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। इसीलिए आप हड़प्पा सभ्यता को किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्या भाई? तो इस काल के लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी है, लेखन कला की जानकारी है, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं हो सका, क्योंकि पढ़ने में सफलता ही नहीं मिली। तो इसीलिए आप क्या देखते हैं कि आज तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता नहीं। तो वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ने में सफलता नहीं, है ना। जब आप भाषा और लिपि की बात करते हैं तो भाषा क्या है? संवाद संप्रेषण का माध्यम है। नहीं, आपसे कोई पूछता है क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या कहते हैं? हां। आप सर भी हिला देते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आप हां बोल रहे हैं। क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल है। लेकिन सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है, इसका मतलब क्या है? भाषा है। मतलब स्पष्ट है, संवाद संप्रेषण के लिए बोले जाने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार संवाद संप्रेषण का जो दृश्य अभिव्यक्ति है, जिसको आप लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें स्वर व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? उसे आप लिपि कहते हैं। जाहिर सी बात है, भाषा काफी पहले आ गया और लिपि क्या है? काफी बाद में आया, है ना। और यह भी ध्यान रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिस क्षेत्र में भी एक्सकेवेशन हुआ, जहां से पुरातन अभिलेख के प्रमाण मिले, वो लगभग पुरातन अभिलेख अगर आप देखेंगे तो मौर्यकालीन अभिलेख है ना। यानी यहां का जो पुरातन अभिलेख मिला, पुरातन अभिलेख, ये लगभग अभिलेख किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं, है ना। मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि इस दौर में लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी जो हुई वो कब हुई? 6th सेंचुरी बीसी में, है ना। यही बुद्ध का काल है। इसी वक्त एक रचना आई जिसका नाम है क्या? अष्टाध्यायी। किसकी रचना? पाणिनि की रचना है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का उल्लेख हुआ। लिपि के लिए लिपि शब्द का उल्लेख हुआ था, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ? आगमन हो गया। और आप जो पुरातन अभिलेख देखते हैं, जो मौर्यकालीन अभिलेख देखते हैं, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृत। और अशोक के अभिलेख जो भी मिले, अधिकांश अभिलेख क्या है? प्राकृत भाषा में है। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है ना। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी लिपि है। कुछ ऐसे भी लेख हैं जो कैर प्राकृत भाषा में मिले, जैसे पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है तक्षशिला, लंपाक, कांधार, जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था, वहां से भी अशोक के राज्यादेश के प्रमाण अभिलेख के रूप में मिलते हैं। लेकिन तब वहां जिस लिपि का इस्तेमाल हुआ उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खरोष्ठी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो पुरातन अभिलेख मिले उसकी भाषा क्या है? प्राकृत। और लिपि क्या है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, है ना। याद रखिएगा,
ये खरोष्ठी लिपि का डेवलपमेंट हुआ है अरमाइक लिपि से। यह अरमाइक स्क्रिप्ट ईरान में चलता था, यही भारत आया। भारत में बलूचिस्तान का एक साइट है खरोष्ठ, जहां से इसके एविडेंस मिले। उसी साइट के आधार पे इसका नामकरण क्या पड़ गया? खरोष्ठी पड़ गया। स्पष्ट है? मतलब बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो अभिलेख हमें मिल रहे हैं, पुरातन अभिलेख, वो लगभग अभिलेख किस काल के हैं? मौर्यकालीन अभिलेख है। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो अबाउट 4th सेंचुरी बीसी के अभिलेख है ना? 3rd सेंचुरी बीसी के अभिलेख है, यही कहा जा सकता है। तो शुरुआती दौर के जितने भी अभिलेख हैं, अब अगर क्वेश्चन बनेगा कि उसकी भाषा क्या थी, तो प्राकृत। इस वक्त कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, नहीं। प्राकृत भाषा, लिपि क्या है? खरोष्ठी है। लिपि क्या है? अरमाइक है। सॉरी, क्या कहता है? ब्राह्मी है। अधिकांश लेख की लिपि ब्राह्मी है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में जो अभिलेख मिला वो क्या है? खरोष्ठी लिपि में है। और आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आगे आप पढ़ेंगे, इसी आधार पर कई इतिहासकार ये बात करते हैं कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वरूप था वो डिसेंट्रलाइजेशन का था। क्यों? इसलिए कि अलग अलग क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था अलग रही होगी। नहीं, ये सुदूर क्षेत्र है, कांधार का एरिया, तक्षशिला का एरिया। इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य के दायरे में तो आता है, लेकिन वहां जो प्रबंधन रहा होगा वहां के लोगों का रहा होगा, है ना? तभी आप देखते क्या है, खरोष्ठी लिपि में राज्यादेश आपको देखने को मिल जाता है, कहा जा सकता है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते क्या है, अभिलेख। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लेख मिले या भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर कुछ लेख मिले, भारतीय इतिहास के निर्माण में अगर उपयोगी हैं, तो वो कैसे लेख हैं और कौन से लेख हैं, इसको भी जानने की जरूरत है। अगर हम अभिलेख की बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजीली समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप देखेंगे कई ऐसा अभिलेख है जो बाह्य क्षेत्र से मिला, भारत के बाहर से मिला, लेकिन भारतीय इतिहास के निर्माण में वो उपयोगी हो जाता है। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं। एक लेख है जिसको कहा गया बोगज कोई लेख। जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल का काल निर्धारण जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे इस लेख का इस्तेमाल हुआ। ये लेख मिला कहां से? ये लेख मिला एशिया माइनर से, है ना? ये लेख मिला एशिया माइनर से। ये अबाउट 1400 बीसी का लेख है। ये जो लेख है, दो राज्य के बीच एक प्रकार का संधि पत्र है। दो स्टेट, एक ही टाइप था और एक मितानी था, दोनों के बीच संधि है, और उसी से जुड़ा हुआ ये संधि पत्र है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, 4 वैदिक देवी देवता का जिक्र हुआ। ये वैदिक देवी देवता जिसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है, बोगज कोई अभिलेख में उसी देवता का जिक्र हुआ है। इसका मतलब क्या है? एशिया माइनर में रहने वाले लोग भी आर्य संस्कृति के थे, और वही लोग कहां थे? भारतीय क्षेत्र में सबसंध प्रदेश में रहा करते थे। इसका मतलब अगर लेख ये 1400 बीसी का है, तो उसी के इर्द गिर्द आर्यों का आगमन कहां हुआ होगा? भारत हुआ होगा। तो काल निर्धारण में क्या होता है? उपयोगी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार याद कीजिए, एक लेख है पोर्सिपोलिस लेख, है ना, या बोहिस्तून लेख, या नक्श ए रुस्तम लेख, है ना। संबद्धता कहां से है? ईरान से, है ना। आप ऐसे सोचिए कि अभिलेख डैरियस फर्स्ट का है, भारत पर आक्रमण करने वाला फर्स्ट आक्रांता, जिसने भारत के कुछ क्षेत्र को विजित करके अपने साम्राज्य में शामिल किया। हम उस ईरानी आक्रांता को पढ़ते हैं जिसका नाम था डैरियस फर्स्ट, है ना, जिसने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता और वहां उसने क्या किया? क्षत्रप प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है, यानी वो क्षेत्र उसके साम्राज्य का हिस्सा था। यही लेख है जिस लेख में सतगु शब्द का उल्लेख हुआ है, गदर शब्द का उल्लेख हुआ है, मकन शब्द का उल्लेख हुआ है।
ये ईरानी शासक के साम्राज्य का हिस्सा है, मतलब सिंधु, गांधार और मकरान का क्षेत्र, ये क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का ही पार्ट था, ये लेख कहता है। स्पष्ट है? तो कुछ ऐसे लेख हैं जो बाह्य लेख है, भारत से बाहरी क्षेत्र में मिले, लेकिन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए क्या होते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त अभिलेख, जिसमें कई मुद्दे पर विविधता है। भाषा और लिपि के मुद्दे पर विविधता भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट मैटर के मुद्दे पर विविधता देखने को मिलेगा, या रॉ मटेरियल के मुद्दे पर भी विविधता देखने को मिलेगा। अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों उपयोगी हो जाता है इतिहास के निर्माण में, इसी को हम लोग जानते हैं। और इसी दौरान कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अभिलेख भी आ जाएगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक तो अभिलेख जो है ये अस्थायित्व की अवधारणा से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि जैसा था आज वैसा ही अवेलेबल है। जब एक्सकेवेशन के आधार पे यह मिला, खोज के आधार पे मिला, तो जिस रूप में था आज उसी रूप में मौजूद है, यद्यपि कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेख को टोपड़ा से लाया और दिल्ली में लगा दिया, स्थान परिवर्तन तो हुआ, अपने मूल रूप में नहीं है। लेकिन ऐसे अपवाद एक दो ही देखने को मिलते हैं, लेकिन लगभग अभिलेख जिस रूप में थे आज उसी रूप में मौजूद है। इसका मतलब है क्या, ये अभिलेख क्या है, अपरिवर्तनशील है, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है ना। दूसरा, लगभग अभिलेख क्या है, समकालीन है, यानी जिस शासक के काल में खुदवाया गया, लगवाया गया, उसी शासक के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब इसकी जो जानकारी है वो क्या है, ऑथेंटिक है ना। जैसे अशोक ने, अशोक के जितने भी आपको अभिलेख देखने को मिलते हैं वो अभिलेख क्या है, अशोक का राज्यादेश है। यानी उस वक्त कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, और काफी विशाल साम्राज्य था। पूरे साम्राज्य में अपने राज्यादेश को पहुंचाने के लिए वो क्या करता था, इसी प्रकार का अभिलेख जारी करता था। महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पे, धार्मिक स्थल पे, चौराहे पे इस प्रकार के अभिलेख लगाए गए, है ना। तो अशोक के काल में उसका साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था, या उसकी प्रशासनिक नीति कैसे थी, किस नए प्रशासक को उसने रिक्रूट किया, उसका क्या कार्य था, यह जानकारी मिल जाती है ना। दूसरा, अगर आप गौर से देखें तो अभिलेख का क्या है, एक प्रकार का राजनैतिक महत्व भी है ना। राजनैतिक महत्व है, कैसे कह सकते हैं, जब आप किसी अभिलेख को देखते हैं तो कई ऐसे अभिलेख शासकों ने जो जारी किए, उसमें उन्होंने तिथि का भी अंकन किया है, डेट का अंकन किया है। अगर तिथि का अंकन है तो उस शासक का शासनकाल कब रहा होगा, उसके वंश परंपरा के बारे में जानकारी मिल जाती है ना। यानी शासन के शासनकाल के तिथि के निर्धारण में यह क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है ना। हो सकता है अलग अलग शासकों ने अपने अलग अलग संवत जारी किए, अलग अलग संवत में तिथि का निर्धारण हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा भी अभिलेख है जिसमें विक्रम संवत का इस्तेमाल हुआ, किसी में शक संवत का इस्तेमाल हुआ, किसी में गुप्त संवत का इस्तेमाल हुआ है ना, किसी में हर्ष संवत का इस्तेमाल हुआ है। चूंकि सभी शासकों ने अपने संवत, उसमें तिथि का अंकन है, तो इससे क्या होता है, शासक के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में इतिहास निर्माण करना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर देखें आप तो शासकों का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, किस क्षेत्र में उनकी पकड़ थी, इसके बारे में जानकारी अभिलेख से मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए कि अशोक का अभिलेख ब्रह्मगिरी से भी मिलता है। इसका मतलब अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा ब्रह्मगिरी तक थी, है ना। अशोक के अभिलेख कांधार, लंपाक, तक्षशिला से भी मिल जाते हैं। इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट में उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, जानकारी मिल जाती है ना। ठीक उसी प्रकार
मौर्यकालीन अभिलेख महास्थान बांग्लादेश से मिलता है, ठीक है। और आपने सुना होगा एक शक शासक था रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ लेख आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की वो चर्चा करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त ने क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसका मतलब है कि सौराष्ट्र क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य की पकड़ थी, है या? तो साम्राज्य की सीमा का आप आकलन करते हैं, साम्राज्य विस्तार के बारे में अभिलेख के आधार पर आप चर्चा करते हैं। इसका मतलब है कि इतिहास के निर्माण के लिए उपयोगी हो जाता है शासक का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। आपने कभी पढ़ा होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का क्या, प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रशस्ति शब्द देख के ही लगता है कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में विरचित है ना। हरिसेन द्वारा विरचित। यह हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या था, अधिकारी हुआ करता था, विदेश मंत्री हुआ करता था। उसी ने इस लेख को तैयार किया। अब समुद्रगुप्त आर्यावर्त का अभियान करता है, नॉर्थ इंडिया का अभियान करता है, विदेशी शासकों के अगेंस्ट अभियान करता है, दक्षिण भारत के लिए अभियान करता है, तमाम क्षेत्रों को विजित करता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत है, इस आधार पर आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि भाई शासक का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए भी अभिलेख क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेख मिला कनिष्क का, और जो कनिष्क का लेख मिला वो लेख कौन सा है, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, यानी बुद्ध की प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख है। इसका मतलब है कि कनिष्क का साम्राज्य वहां तक विस्तृत रहा होगा, कह सकते हैं, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जानकारी किस चीज का, प्रशासनिक नीति की जानकारी मिलती है अभिलेख से, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देखिए कि अशोक का एक बृहद शिलालेख नंबर 6 है। अशोक के बृहद शिलालेख नंबर 6 में अशोक कहता है कि चाहे मैं जहां भी रहूं, मैं शयन कक्ष में रहूं या बाग बगीचे में रहूं या मतलब रसोई खाना में रहूं, प्रतिवेदक जनता की समस्याओं से हमें अविलंब अवगत करवाएं। यानी अशोक प्रायोरिटी देता है जनता की समस्या के निराकरण को, वो 24 घंटा तत्पर है। इस प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी कहां से मिली, अशोक के अभिलेख से मिल रहा है ना। या अशोक बृहद शिलालेख नंबर 5 में एक नए अधिकारी को रिक्रूट करने की चर्चा करता है, धम्म महामात्र को रिक्रूट करने की चर्चा करता है। ये धम्म महामात्र हमारे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे, लोगों को धम्म की शिक्षा देंगे, लोग देखेंगे, धम्म महामात्र अलग अलग क्षेत्र में जाकर देखेगा कि अधिकारी सही तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, किसी को अकारण दंडित तो नहीं किया जा रहा है। यानी इससे अशोक के प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी मिल जाती है ना। तो अभिलेख प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी देता है, या कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट है, मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए कि महास्थान लेख, शाहगौरा लेख, ये दो ऐसा मौर्यकालीन लेख है जिसमें मगध में पड़े अकाल के बारे में चर्चा है। जो 12 वर्षीय अकाल मगध में पड़ा था, और उस 12 वर्षीय अकाल के दौरान राजकीय अन्नागार से अनाज का वितरण किया गया। यानी मौर्य राज्य एक वेलफेयर स्टेट के रूप में भी है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है ना। अगर आप अभिलेख की बात करें तो अभिलेख विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक मत इत्यादि की भी जानकारी देता है। कई ऐसा अभिलेख है जिससे धर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, अशोक का एक लेख है रुमिनदेई लेख, एक लेख है निगालिप सागर लेख, आपने सुना होगा। ये दोनों लेख की संबद्धता कहां से है, नेपाल क्षेत्र से है, लुम्बिनी क्षेत्र से है ना। अशोक कहता क्या है कि चूंकि बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था है, वह क्षेत्र क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, इसलिए अशोक उसे उद्वालिक घोषित कर दिया, करमुक्त घोषित कर दिया, है ना।
यह भी जानकारी मिल जाती है क्या, कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित करवा दिया। इसका मतलब पहले से स्तूप का निर्माण हो रहा था, अशोक के काल में कुछ नए स्तूप भी बने, कुछ स्तूपों का जीर्णोद्धार भी हुआ, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक और आप देख सकते हैं, विदिशा लेख। विदिशा लेख, ये जो विदिशा लेख है इसी को आप क्या कहते हैं, बेस नगर लेख कहते हैं। इस पे गरुड़ की आकृति का अंकन है, इसलिए इसको गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। स्तंभ पर खुदा हुआ लेख है जिस पर गरुड़ की आकृति है। और ये लेख है यवन राजदूत हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस का। इस वक्त शुंगों की सत्ता थी, है ना। यहां का स्थानीय शासक था भागभद्र, जिसके दरबार में हेलियोडोरस आता है। और इस लेख में हेलियोडोरस अपने आप को परम भागवत कहता है, वासुदेव का अनुयायी है। वह कहता है कि वासुदेव ही दैवादैव है। अगर यह लेख पोस्ट मौर्य पीरियड का है, इसका मतलब है पोस्ट मौर्य पीरियड तक आते आते वासुदेव कृष्ण भगवान के रूप में स्थापित हो गए। वासुदेव कृष्ण और विष्णु का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। देशी क्या विदेशी भी उन्हें भगवान मानने लग गए, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। या बड़ा ही कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गया के नागार्जुनी पहाड़ी में, बराबर पहाड़ी में अशोक ने और दशरथ ने कई गुफा कोठरी के निर्माण करवाए। और गुफा कोठरी को दान में किसे दिया, आजीवकों को दान में दिया, आजीवक संप्रदाय के लोगों को। क्यों, आश्रय के रूप में। मतलब स्पष्ट है कि भले ही अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति भी क्या था, सहिष्णु था। आजीवक संप्रदाय तत्कालीन दौर में मगध क्षेत्र में एक्टिव रहा होगा, इसकी जानकारी मिल जाती है ना। ठीक इसी प्रकार आप याद कीजिए, एक लेख है, काफी पॉपुलर लेख है, हाथी गुफा लेख। हाथी गुफा लेख की सभ्यता कहां से, उड़ीसा, कलिंग, है ना। उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में वहां का शासक खारवेल ने ढेर सारी गुफाओं का निर्माण करवाया। और इन गुफाओं को किसे दिया, जैन धर्मावलंबियों को दिया, रहने के लिए, आश्रय के लिए। इसका मतलब शासक क्या है, जैन धर्मावलंबी है। अगर शासक जैन धर्मावलंबी है तो उस क्षेत्र के आवाम में भी जैन धर्म क्या रहा होगा, लोकप्रिय रहा होगा, है ना। इसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो कई ऐसे अभिलेख हैं जिससे काल विशेष में प्रचलित धार्मिक मत, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक गतिविधि इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लेख है नाना घाट लेख, ये पुणे के पास मिला। ये रानी नागरिका का लेख है। सातवाहन शासक बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी रानी नागरिका का लेख है। इस लेख में वो चर्चा करती है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने राजसूय यज्ञ भी किए, अश्वमेध यज्ञ भी किए, लेकिन यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, किसी जानवर की बलि नहीं हुई। क्यों, क्योंकि वासुदेव कृष्ण को बलि पसंद नहीं है, हिंसा पसंद नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि भागवत मत का प्रचार प्रसार आंध्र क्षेत्र में भी हो चुका था, है ना। तो क्षेत्र विशेष में किस किस धर्म का क्या प्रभाव था, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बता सकते, सोच सकते। ऐसे अभिलेखों से प्रचलित भाषा और प्रचलित लिपि की भी जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी अभिलेख आप देखते हैं जो 4th सेंचुरी बीसी से लेकर अबाउट आपको 1st सेंचुरी एडी तक मिलते हैं या 1st सेंचुरी बीसी तक मिलते हैं, लगभग अभिलेख की भाषा को अगर आप देखें तो आपको प्राकृत ही देखने को मिलेगा। लिपि के तौर पे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन वही अगर आप बात करें 1st सेंचुरी एडी से लेकर 4th सेंचुरी एडी, इस दौर के जितने भी अभिलेख मिलते हैं आप देखेंगे कुछ लेख की भाषा क्या है, प्राकृत है, तो कुछ लेख की भाषा क्या है, संस्कृत है। खरोष्ठी लिपि को इंडो ग्रीक शासकों ने भी एक्सेप्ट किया, खरोष्ठी लिपि को कुषाण शासकों ने भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कि इस दौर में भी कौन लिपि, एक खरोष्ठी लिपि भी चल रही थी और साथ ही साथ क्या चल रही थी, ब्राह्मी लिपि भी चल रही थी। तो लिपि और प्रचलित लिपि और भाषा की जानकारी मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप 4th सेंचुरी एडी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक अगर इस दौर के लेख को देखें, यानी गुप्तकालीन आप अभिलेख को देखें,
तो आपको लगेगा कि शासकीय भाषा संस्कृत बन गई। इसलिए ज्यादातर लेख जो आपको देखने को मिलते हैं वो क्या संस्कृत में देखने को मिलते हैं, और लिपि क्या है ब्राह्मी लिपि देखने को मिलता है। यानी काल विशेष की प्रचलित भाषा कौन थी, प्रचलित लिपि कौन थी, इसके बारे में जानकारी मिल जाती। इसी प्रकार साउथ इंडिया में भी देखते क्या है, तमिल के साथ साथ संस्कृत में अभिलेख नहीं ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। तो साउथ इंडिया के इतिहास के निर्माण में भी क्या होता है, उपयोगी हो जाता है कि किस लिपि और भाषा का प्रचलन था, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है ना। ठीक इसी प्रकार अगर आप कहें तो अभिलेखों से प्रचलित संगीत, नृत्य, ठीक है, या आप कह सकते हैं नाटक परंपरा इत्यादि के बारे में भी जानकारी। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है, प्रशंसा किया है, और वो बताता है कि समुद्रगुप्त खुद संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त गीत और संगीत में रुचि रखता था, क्योंकि उसकी तुलना नारद और तुंबरु से करता है। यानी एक वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण, एक संगीत का प्रवीण, उससे तुलना करता है किसका, समुद्रगुप्त का। इसका मतलब तत्कालीन दौर में गीत संगीत में लोगों की रुचि थी, इसका भी डेवलपमेंट हो चुका था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे तमाम बातों की जानकारी इतिहासकार को अभिलेख से मिलती है। यद्यपि इसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनका स्थान परिवर्तन हुआ, वो मूल रूप में नहीं है। दूसरा, अब अशोक के ही अभिलेख को देखें, सारा अभिलेख अशोक के खुद का है। अशोक ही अपने खुद चर्चा करता है कि विदेशी शासक हमारे धर्म नीति को मानते हैं। पड़ोसी राज्यों में यानी चोल, चेर, ताम्रपर्णी, सरिय पुत्र, केरल पुत्र की चर्चा करता है और कहता है कि वहां के लोग हमारे धर्म का अनुशासन करते हैं। तो भाई उनके भी अभिलेख में कुछ ऐसी चर्चा होनी चाहिए, वहां से भी कुछ ऐसा साक्ष्य मिलना चाहिए, लेकिन वहां से तो कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। जो भी बात करता है वो अशोक खुद कहता है अपने अभिलेख के माध्यम से। तब तो आप सोचने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। या समुद्रगुप्त के बारे में हरिश्चंद्र प्रशंसा में वर्णन करता है। जब प्रशंसा में वर्णन करता है तो यह कहता है कि साउथ इंडिया के राज्यों को विजित कर लिया, लेकिन दया आ गई और उसे मुक्त कर दिया। यह भला कैसे हो सकता है? विजित क्यों किया? साउथ इंडिया की आर्थिक संपन्नता के कारण, व्यापारिक क्षमता के कारण फिर मुक्त क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि साउथ इंडिया पर नियंत्रण स्थापित नहीं रख सका। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकार विभिन्न स्रोतों की समीक्षा करते हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और तब एक तटस्थ निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप देखते क्या है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके बावजूद इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की अपनी महत्ता है। इस महत्ता को आप नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा, एक क्लास और हम लोग पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे, जिसमें बाकी जो और पुरातात्विक स्रोत था उसका कैसे इतिहासकार यूज करते हैं, वो बताता क्या है। चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो मृद भांड हो, चाहे वो मानव पशु का जीवाश्म हो, मुहर हो, कब्रिस्तान हो, या स्मारक हो, या मूर्तियां हो, ऐसे तमाम पुरातात्विक स्रोत हमें क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।